नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही दो दिग्गजों का संन्यास। 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके रोजर फेडरर ने टेनिस को अलविदा कहा। वहीं भारत की दिग्गज अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने लॉर्ड्स के मैदान पर अपना आखिरी मैच खेला। आज बात करेंगे इन्हीं दो सुपरस्टार्स की, तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। खेल आजकल में सबसे पहले बात करते हैं रोजर फेडरर की भावुक विदाई की। ग्रैंड स्लैम्स जीतने वाले दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया है। रोजर फेडरर ने अपना आखिरी मैच लेवर कप में राफेल नडाल के साथ युगल मैच के रूप में खेला। रोजर फेडरर की विदाई के समय माहौल काफी भावुक हो गया और लंदन के O2 अरीना में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू छलक आए। लेवर कप में राफेल नडाल के साथ युगल मैच के साथ ही रोजर फेडरर ने प्रोफेशनल टेनिस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ये रात रोजर फेडरर के लिए ही नहीं, उनके परिवार, उनके साथी खिलाड़ियों और उनके तमाम प्रशंसकों के लिए भी काफी भावुक रही। 17,500 दर्शकों के सेल आउट क्राउड के बीच लंदन के O2 अरीना में 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर एक साल लंबे ब्रेक के बाद एक आखिरी बार कोर्ट पर नजर आए। जैक सॉक और फ्रांसिस टियाफो के खिलाफ अपने आखिरी मैच में फेडरर को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन फेडरर अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां वे जीत हार से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मैच में कौन हारा कौन जीता। अरीना में मौजूद हर शख्स यहाँ सिर्फ रोजर फेडरर के लिए आया था। ये मैच इतिहास के पन्नों में सिर्फ फेडरर के लिए याद रखा जाएगा। फेडरर ने कहा कि वो टेनिस को इसी तरह अलविदा कहना चाहते थे। ये मेरे लिए एक जश्न के जैसा है। अंत में मैं ऐसा ही महसूस करना चाहता था। शुक्रिया। मैं टेनिस खेलकर बहुत खुश हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर बहुत खुश हूँ। ये एक परफेक्ट जर्नी रही है। मैं फिर दोबारा ऐसा ही करना चाहूँगा। ये सफर शानदार रहा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रोजर फेडरर के आखिरी मैच में उनका परिवार भी मौजूद था। उनकी पत्नी मिर्का भी पूर्व टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं। लंबे समय से फेडरर की मैनेजर की भूमिका निभा रही मिर्का के समर्थन ने फेडरर की कामयाबी में अहम भूमिका निभाई है। भावुक फेडरर ने मिर्का को भी धन्यवाद दिया। सब यहाँ हैं। मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे, मेरी पत्नी ने भरपूर समर्थन दिया। वो मुझे काफी पहले खेलने से रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। उनके कारण मैं इतना लंबा खेल सका। शुक्रिया। फेडरर के आखिरी मैच में जो सबसे यादगार तस्वीर निकलकर सामने आई, वो रही उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी राफेल नडाल के उनके साथ रोने की। आपके रिटायरमेंट पर आपका प्रतिद्वंदी आपके साथ रोए, किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है, और इससे ज्यादा खूबसूरत लम्हा किसी भी खेल में बयां नहीं किया जा सकता।
इन दोनों दिग्गजों ने दिखा दिया कि खिलाड़ी होने के असली मायने क्या हैं। आप कोर्ट पर कड़े प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर बहुत अच्छे दोस्त। साथ खेलने से ही रोजर और राफा खेल की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सके जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं। नडाल ने कहा कि फेडरर के संन्यास के साथ ही उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए फेडरर के साथ चला गया। दुनिया भर के टेनिस प्रेमी आज यही महसूस कर रहे हैं कि फेडरर के संन्यास के साथ टेनिस में एक युग का अंत तो हुआ ही, हमारा एक हिस्सा भी हमेशा के लिए फेडरर के ही साथ चला गया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। रोजर फेडरर के संन्यास के साथ ही टेनिस की दुनिया में एक युग का अंत हो गया। एक नजर डालते हैं रोजर फेडरर के करियर और उनकी उपलब्धियों पर। रोजर फेडरर ने प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कह दिया है। हालांकि उन्होंने टेनिस की दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती। दुनिया भर में फैले फेडरर के करोड़ों प्रशंसक उन्हें लगातार अनवरत टेनिस खेलते देखना चाहते हैं। फेडरर अपने खेल कौशल, अपनी उपलब्धियों, अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार के चलते एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं कि टेनिस की दुनिया में उनके संन्यास के बाद एक बहुत बड़ा खालीपन देखने को मिलेगा। रोजर फेडरर की उपलब्धियां गिनना आसान नहीं, कुछ बातें आंकड़ों में समझाई नहीं जा सकती और टेनिस की दुनिया में फेडरर का योगदान सिर्फ उनकी रैंकिंग और उनके खिताबों तक सीमित नहीं है। फेडरर ब्रांड ऑफ टेनिस हमेशा अपनी शालीनता और अपनी सुंदरता के लिए याद रखा जाएगा। कागजों पर देखी जा सकने वाली उपलब्धियों पर नजर डालें तो फेडरर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के बावजूद 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने। नोवाक जोकोविच के बाद वे सबसे ज्यादा हफ्तों के लिए दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहे। फेडरर ने 31 ग्रैंड स्लैम फाइनल खेले, जिसमें रिकॉर्ड 10 ग्रैंड स्लैम फाइनल लगातार खेले। फेडरर के समकालीन खिलाड़ियों ने उन्हें रिकॉर्ड 13 बार स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड के लिए चुना, जो अपने समकालीन खिलाड़ियों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। उन्होंने एटीपी फैंस फेवरेट अवार्ड लगातार 17 बार जीता। वे 5 बार एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर और आईटीएफ विश्व चैंपियन बने। उन्होंने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड रिकॉर्ड 5 बार जीता। उन्होंने 2005 से 2008 के बीच ये खिताब लगातार 4 बार जीता। वे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने बीबीसी ओवरसीज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 4 बार जीता। उन्होंने अपने समय के और अपने से पहले के कई महान खिलाड़ियों के साथ मुकाबला किया। पीट सैम्प्रास, आंद्रे अगासी, एंडी रॉडिक, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, सबके साथ वे कोर्ट पर नजर आए। महानतम टेनिस खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद फेडरर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करने में कामयाब रहे। वे 36 साल की उम्र में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी की रैंकिंग हासिल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने। फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 6 बार, फ्रेंच ओपन 1 बार, यूएस ओपन 5 बार और विंबलडन रिकॉर्ड 8 बार जीता है। विंबलडन उनका पहला ग्रैंड स्लैम था और समय के साथ साथ रोजर फेडरर और विंबलडन एक दूसरे के पर्याय बन गए। विंबलडन के ग्रास कोर्ट पर सफेद कपड़ों में रोजर फेडरर की शालीन छवि टेनिस प्रेमियों के ज़हन में सदा बनी रहेगी। फेडरर 2004 में नंबर 1 बने थे और 2008 तक शीर्ष पर बने रहे। इस दौरान टेनिस की दुनिया में उनका जैसा वर्चस्व देखने को मिला वो ओपन एरा में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने 2004, 2006 और 2007 में 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम जीते। क्ले कोर्ट के साथ उनका रिश्ता कुछ खास नहीं रहा। अपने करियर और खेल के चरम पर भी फेडरर क्ले कोर्ट पर उतने सशक्त नजर नहीं आए। हालांकि 2009 में नडाल के जल्दी हारकर बाहर होने के बाद फेडरर अपने करियर का एकमात्र फ्रेंच ओपन जीतने में कामयाब रहे और करियर स्लैम पूरा किया। जब भी टेनिस इतिहास के सबसे रोमांचक और सबसे यादगार मुकाबलों की बात की जाएगी तो रोजर फेडरर उस मैच में किसी एक छोर पर जरूर खड़े नजर आएंगे। हारने के बावजूद कई बार मैच का सबसे अच्छा शॉट उनके ही रैकेट से आता था। 2001 में उन्होंने विंबलडन में सैम्प्रास का 31 मैच का विजयी रथ रोका।
2009 के विंबलडन फाइनल में उन्होंने 4 घंटे से ज्यादा चले मैच में एंडी रॉडिक को हराया। फेडरर के समकालीन महान खिलाड़ियों में 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल और 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके नोवाक जोकोविच हैं। इन बिग 3 ने मिलकर पिछले 2 दशक में टेनिस की दुनिया में अपना दबदबा कायम किया। हर खूबसूरत चीज कहीं न कहीं आकर खत्म हो जाती है। रोजर फेडरर के करियर पर भी अब पूर्ण विराम लग रहा है, लेकिन फेडरर की मोहक मुस्कान की ही तरह उनका खूबसूरत खेल भी हमेशा टेनिस प्रेमियों के मन में बसा रहेगा। इन तमाम खूबसूरत यादों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोजर। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फेडरर के संन्यास के बाद सोशल मीडिया पर तमाम खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक नजर डालते हैं किस तरह से सोशल मीडिया पर फेडरर की विदाई की खबर छाई रही। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर के आखिरी मुकाबले के बाद दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने भावनात्मक ट्वीट संदेश में कहा कि किसने सोचा था कि प्रतिद्वंदी एक दूसरे के प्रति ऐसा महसूस कर सकते हैं। यही खेल की खूबसूरती है। ये मेरे लिए अब तक की सबसे खूबसूरत खेल की तस्वीर है। जब आपके साथी आपके लिए रोते हैं तो आप जानते हैं कि आप ईश्वर की दी हुई अपनी प्रतिभा के साथ क्या कर पाए हैं। इन दोनों के लिए सम्मान के अलावा कुछ नहीं। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भी रोजर फेडरर को उनके शानदार करियर के लिए बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि एक युग का अंत, इतने सारे लोगों को इस खेल से प्रेम करना सिखाने और एक उल्लेखनीय करियर के लिए बधाई हो रोजर फेडरर। पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी रोजर फेडरर के खेल की तारीफ करते हुए अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि क्या करियर है रोजर फेडरर, हमें आपके टेनिस के ब्रांड से प्रेम हो गया। धीरे धीरे आपके टेनिस की आदत हो गई और आदतें कभी रिटायर नहीं होती, वो हमारा हिस्सा बन जाती हैं। सभी अद्भुत यादों के लिए धन्यवाद। वहीं बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने भी रोजर फेडरर को लेके इमोशनल ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रिय रोजर फेडरर, आप एक जज्बात हैं। आप जीते, आपने हमें रुलाया। आप हारे, आपने हमें रुलाया। और अब आपकी शालीन और भावनात्मक विदाई के साथ आपके लिए हमारा प्यार केवल मजबूत हुआ है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि आपकी यात्रा को देखना गौरव की बात है। टेनिस के लिए आपने जो किया उसके लिए आपके प्रति बहुत सम्मान है। आपकी कमी खलेगी रोजर फेडरर। वहीं टेनिस खिलाड़ी सित्सिपास ने अपने ट्वीट में कहा कि यह पल संभव नहीं होता अगर रोजर ने मुझे सपने देखने का मौका नहीं दिया होता। मैं इस पल के लिए उनका ऋणी हूँ। मैं आपसे तहे दिल से प्यार करता हूँ। टेनिस खिलाड़ी सिलिक मारिन ने भी रोजर फेडरर के खेल की प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जीत में विनम्र, हार में विनीत, सबसे कठिन क्षणों में भी हमेशा दूसरों, अपने साथियों, विरोधियों, प्रशंसकों और परिवार का ख्याल रखते हैं। आप बहुत याद आएंगे रोजर फेडरर। रोजर फेडरर के संन्यास के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दुनिया भर से आ रही हैं, ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि रोजर फेडरर ने खेल के साथ साथ दुनिया भर के लोगों का दिल भी जीत लिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट की पहचान रही अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी की। भारत की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज का आखिरी मैच झूलन गोस्वामी के शानदार करियर का भी आखिरी मैच रहा। अपनी तेज गेंदबाजी से भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाली झूलन गोस्वामी ने 24 सितंबर को
क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर अपना आखिरी मुकाबला खेला। झूलन के प्रति सम्मान दर्शाते हुए हरमनप्रीत कौर ने उन्हें टॉस के वक्त कप्तान की भूमिका निभाने दी। झूलन बल्लेबाजी के लिए आई तो सभी खिलाड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अपने आखिरी मैच में झूलन ने 2 अहम विकेट हासिल किए और टीम ने अपनी अनुभवी खिलाड़ी को शानदार जीत के साथ विदाई दी। झूलन के शानदार करियर का अंत भी उतना ही शानदार रहा। सीरीज शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम ने ऐलान कर दिया था कि वो अपनी दिग्गज क्रिकेटर को जीत के साथ विदाई देगी। टीम ने सीरीज तो जीती ही, वहीं आखिरी मैच में लॉर्ड्स में 169 के स्कोर की सफलतापूर्वक रक्षा की। लॉर्ड्स के मैदान पर महिला वनडे में ये सबसे कम स्कोर रहा जिसकी किसी टीम ने सफलतापूर्वक रक्षा की। भारतीय टीम ने 2001-2002 के बाद पहली बार इंग्लैंड का वनडे सीरीज में सफाया किया, लगभग उतने ही साल बाद जब झूलन ने डेब्यू किया था। महज 19 साल की उम्र में टीम इंडिया की जर्सी में रंगने वाली झूलन गोस्वामी का क्रिकेटिंग रिकॉर्ड बेहद चमकदार है। झूलन ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 14 जनवरी 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ की। झूलन ने 12 टेस्ट में 51.5 के स्ट्राइक रेट से 44 विकेट हासिल किए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देकर 5 विकेट रहा। वहीं उनके वनडे करियर पर गौर करें तो उन्होंने 204 वनडे में 39.2 के स्ट्राइक रेट से 255 विकेट झटके। इसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 31 रन देकर 6 विकेट रहा। T20 इंटरनेशनल में झूलन ने 68 मैच में 24.1 के स्ट्राइक रेट से 56 विकेट निकाले। यही नहीं, झूलन महिला क्रिकेट में टेस्ट मैच की दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी रहीं। झूलन ने ये कारनामा 23 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। वहीं उन्होंने वनडे क्रिकेट में LBW के जरिए 56 विकेट लिए और इस मामले में वे नंबर 1 हैं। झूलन के करियर की सबसे खास बात टीम के लिए उनकी मौजूदगी रही, उनका अनुभव रहा और कभी ना हार मानने वाला वो जज्बा रहा जिसने इस खिलाड़ी को टीम की बाकी खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के तौर पर सामने रखा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। झूलन गोस्वामी ने कहा कि उन्हें इस बात का पछतावा रहेगा कि उनकी टीम 2 बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने के बाद भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। So much put a lot of hard work because when you're preparing for World Cup आपको 4 साल लगता है, उसके प्रिपरेशन के बाद आप जाके उसको डिलीवर करते हो एंड उसके बाद आप अगर ट्रॉफी जीतते हो तो डेफिनेटली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू होता है। बट अनफॉर्चुनेटली वी प्लेड 2-3 वर्ल्ड कप फाइनल्स इंक्लूडिंग T20 बट आर नॉट एबल टू win the World Cup final, so it was hurt feelings and that's just one regret I have, but otherwise everything is because जहां से मैं देख रही हूँ वुमेन्स क्रिकेट की ग्रोथ बहुत अच्छा है। अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने टीम की युवा गेंदबाजों को सलाह देते हुए कहा कि आज के समय में क्रिकेट तेजी से बदल रहा है, खिलाड़ियों को इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। इट्स डिफिकल्ट टू से आप कितना दिन खेल पाओगे, कितना दिन आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाओगे, बट इट इज लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत होने वाला है एंड एज ए बॉलर क्रिकेट बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है एंड काफी प्रेशर रहता है बॉलर्स के ऊपर बिकॉज लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस रहता है। तो हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड योर प्रिपरेशन विल बी द की। how you are going to prepare each and every moment. You have to be very, very skillful and it's require lot of effort from the individual as a team management also. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आज 3 मैच की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में आमने सामने होंगी। ये मैच हैदराबाद में शाम 7 बजे से शुरू होगा। दोनों टीम एक जीत के साथ बराबरी पर हैं। ऐसे में आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले जाने वाला यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होगा। अब तक इस सीरीज में दोनों ही टीमों को 1-1 जीत नसीब हुई है। 1-1 की बराबरी पर चल रही दोनों टीमों के बीच आज का ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। बात अगर इस सीरीज के पहले मैच की करें तो इस मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। मोहाली में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी,
जिसमें ऑस्ट्रेलिया के सामने 208 रन के बड़े लक्ष्य को रखने के बाद भी भारतीय टीम को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पहला मैच गंवाने के बाद दूसरे मुकाबले में भारत ने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। हालांकि यह मुकाबला बारिश से प्रभावित होने की वजह से सिर्फ 8 ओवर का ही खेला गया था। इस मुकाबले में भारतीय टीम का सही कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। आज खेले जाने वाले मुकाबले में भारतीय टीम उसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है। बात अगर हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम की करें तो ये मैदान भारतीय टीम के लिए लकी रहा है। हालांकि इस मैदान पर अब तक 2 ही T20 मुकाबले खेले गए हैं, लेकिन साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने सफलतापूर्वक बड़ा टारगेट चेज किया था। फैंस को एक बार फिर से उम्मीद है कि भारतीय टीम वैसा ही खेल दिखाएगी और जीत के साथ सीरीज पर भी कब्जा करने में कामयाब रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। प्रधानमंत्री ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निगाह बनाए रखने और उन्हें समर्थन देने की भी अपील की। 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। ये बड़ा ही खास मौका है क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन कई साल बाद हो रहा है। कोविड महामारी की वजह से पिछली बार के आयोजनों को रद्द करना पड़ा था। इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं उनके बीच में ही रहूंगा। आप सब भी नेशनल गेम्स को जरूर फॉलो करें और अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत से लोग दिव्यांगजनों के बीच फिटनेस कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। भारत पैरा स्पोर्ट्स में भी सफलता के परचम लहरा रहा है। हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसके साक्षी रहे हैं। आज कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के बीच फिटनेस कल्चर को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने में जुटे हैं। इससे दिव्यांगों के आत्मविश्वास को बहुत बल मिलता है। अब इस हफ्ते का विशेष संवाद। जब जज्बा होता है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती, और कड़ी मेहनत के बाद जब कुछ हासिल होता है तो वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गुरुग्राम की गीता, प्रिया और रितु नाम की 3 बहनों ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुकी इन 3 बहनों से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ जो 3 महिलाएं हैं वो साधारण नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इतिहास रचा है। इतिहास उन्होंने ताइक्वांडो की चैंपियनशिप में रचा है, जो कि स्वीडन में आयोजित हुई थी और स्वीडन ओपन के नाम से ये चैंपियनशिप थी, जहां पर 3 सगी बहनों ने मेडल जीता। सबसे पहले गीता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हो इस पूरे अपनी इस उपलब्धि को, क्या कुछ कहोगे इसमें? ये हमारी पहले से प्लानिंग थी कि रितु जब सीनियर हो जाएगी तो तीनों हम एक साथ ग्रुप में खेलेंगे। ताइक्वांडो में एक कैटेगरी होती है अंडर 30, जिसमें 3 लड़कियां एक देश को रिप्रेजेंट करती है। वो हम तीनों सगी बहनें, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है। और पापा का भी सपना था ये कि हम तीनों एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। आपस में जो केमिस्ट्री थी वो उसको किस तरह से बैठाया? काफ़ी अच्छे से निभाया है हमने ये। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं कि ये करना है वो करना है, तो हमने ऐसा कभी भी नहीं किया। हाँ, लड़ाइयाँ भी होती है हमारे बीच में, गुस्सा भी आ जाता है कई बार, पर हमने बहुत अच्छे से तैयारी की है और निभाया भी खूब अच्छे से। कि काफ़ी ये वेट हो रहा था कि आप जो हैं वो जल्दी से इस एज लिमिट में आए जहाँ पर फिर इस प्रतियोगिता में आप खेल सके। तो जब आप लोगों ने खेला और मेडल हासिल कर लिया और एक रिकॉर्ड जब बन गया, तो इस रिकॉर्ड को किस तरह से देख रही हैं? एक तो हम तीनों जब एक साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो मैं तो अब एक सपना ही है कि अब हम तीनों एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट करें कंट्री को। अच्छा, इसमें आने का कैसे हुआ? कैसे आप लोगों ने इस ओर सोचा कि इस खेल से जोड़ें अपने आप को?
सर ऐसी कोई सोच नहीं थी पहले, पापा ने एज अ सेल्फ डिफेंस हमें स्टार्ट कराया था, बट इन 2015 जब हमारा नेशनल में मेडल आया तब एक प्रोफेशनल गेम की तरह हमने इसे लिया और ये हमारी आदत, जीना, सपना सब यही हो गया। और उसके बाद से हमने प्रोफेशनली स्टार्ट किया और कॉम्पिटिशन्स अब तक जीतते ही आ रहे हैं। अभी आगे की क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? सर नेक्स्ट ईयर अभी सारे मेजर गेम्स हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, तो उन्हीं की तैयारी है। अच्छा, आप तीनों जिस इवेंट में आप लोग खेल रहे थे तो उस इवेंट के बारे में बताइए कि उस इवेंट से पहले किस तरह की तैयारी कर रखी थी? पहले सर हम इंडिविजुअली खेलते थे तीनों अपना अपना, तब हम इंडिविजुअली इंटरनेशनल मेडलिस्ट थे, बट तीनों एक साथ होने के कारण हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए और हमारी ट्रेनिंग अभी पिछले 2 महीने कोरिया में हुई, तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा पड़ाव थी जो हमने पार किया और उसकी वजह से हम स्वीडन ओपन जीत पाए। भैया आप बताइए, आपका कैसा अनुभव रहा? आपने कैसा, क्या कुछ इनसे अलग था अनुभव या कुछ मतलब इसी तरह की सोच रख रही थी आपकी? इनसे थोड़ा अलग था क्योंकि मैंने इनसे थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, पर मेरे को काफ़ी कुछ नी इंजरी हो गई थी, उसके बाद मैंने लेट स्टार्ट किया था और मैंने कई नई चीज़ें सीखी हैं जो इनको पहले आती थी वो मेरे को अब आने लगी है और काफ़ी अच्छा था। कोरिया में ये था कि है ना, वहाँ पे सिर्फ हम तीनों थे जिनको मतलब आपस में हम एक दूसरे से बात ढंग से कर रहे थे, क्योंकि वहाँ कोरियन जानते हैं इंग्लिश बहुत कम आती है और हिंदी तो आती ही नहीं है उनको, तो थोड़ा उसमें भी कन्वर्सेशन में भी कोई दिक्कत आ रही थी। ऋतु हैं वो केवल ताइक्वांडो ही नहीं खेलती हैं बल्कि उन्होंने माउंटेनियर भी हैं। मल्टी टास्क लेकर के आप चल रही हैं? हाँ जी सर, ये बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लास्ट ईयर मैं माउंट यूनाम पीक पे चढ़ी थी, वो 6111 मीटर्स है, तो वो तो एक डिफरेंट ही टाइप का एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा था वो। किस तरह का ये जो बुलंद हौसला है ये इनका है और आगे की जो अचीवमेंट है, टारगेट्स हैं, ये इनके दिलो दिमाग पे ज़रूर हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वो खुलासा भी नहीं करना चाहते और फूक फूक के कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि हर एक जो पहली सीढ़ी है उस पे पहले अपने आप को मांझ लेना चाहते हैं और फिर आगे की तैयारी को देखना चाहते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, गुरुग्राम, हरियाणा। तो खेल आजकल में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।